मैं आप सभी का पुनः स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी को पूर्व विदित है, यह सत्र हमारा एक तकनीकी सत्र के रूप में रहेगा, जिसमें हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर मंजुला चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में डायरेक्टर हैं। आप ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर में आप डायरेक्टर हैं। साथ ही आप हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो निरीक्षण समिति है उसकी सदस्य हैं। आप टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आप प्रोफेसर हैं, प्रख्यात शिक्षाविद हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अपने गहन अध्ययन एवं इसके निर्माण के साथ आप जुड़ी रही हैं। इस सत्र की मुख्य वक्ता के रूप में मैं मैम का यहाँ पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं तथा आप सभी से अनुरोध करता है, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप मैम का स्वागत करेंगे। एक बार पुनः आप सभी की करतल ध्वनि के साथ मैं आदरणीय प्रोफेसर मंजुला चौधरी मैम को यह समर्पित करता हूं कि वो हम सभी का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर हम सभी का मार्गदर्शन करेंगी। प्रोफेसर मंजुला। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से अजीत सिंह जी, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, और जो भी यहाँ पर प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, एनईपी कोऑर्डिनेटर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं। सो यू माइट बी वंडरिंग कि इस एनईपी वर्कशॉप को हम क्या कर रहे हैं और इसमें हमें क्या चीज़ बतानी है ऐसी जो आपको नहीं मालूम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव इम्प्लीमेंटेड एनईपी। और इम्प्लीमेंटेशन के वक्त एज ए कॉलेज टीचर आपका जो ये रोल था कि जो टेम्पलेट यूनिवर्सिटी से आया वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, और उस टेम्पलेट को इम्प्लीमेंटेशन करने में जब आपको समस्याएं आई तो आपको उससे भी जूझना पड़ा। कुछ के सॉल्यूशन आपको मिल गए, कुछ के नहीं मिले। ये इसलिए हो रहा है कि जबकि यूनिवर्सिटीज एनईपी की वर्कशॉप्स अपने अपने लेवल पर कर रही हैं, लेकिन जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है व्हेन वी हैव बीन इंटरेक्टिंग विद यूनिवर्सिटी फैकल्टी एज वेल एज कॉलेज टीचर्स, कि एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसकी फिलॉसफी की वो नहीं है। तो पहले तो हमने ये पाया कि बहुत लोगों ने एनईपी का डॉक्यूमेंट ही नहीं पढ़ा, एंड दिस इज नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट, देयर आर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। तो जो यूनिवर्सिटी ने आपको टेम्पलेट दी है अपनी यूनिवर्सिटीज ने, कुछ यूनिवर्सिटी ने तो बहुत गहन अध्ययन करके उसको बनाया है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने कहा कि इन्होंने बना लिया, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, तो इससे भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो लोकलाइज या कंटेक्चुअलाइज नहीं हुआ। तो आज मैं जो आपको बताऊंगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो, उसके ऊपर तो आप लोगों ने बहुत प्रेजेंटेशन सुने होंगे, लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आपका ऑपरेशनल प्लान नहीं होता कि इट्स जस्ट ए पॉलिसी थॉट है, एक आइडिया है कि हमें ये करना है। ऑपरेशनल प्लान नहीं होते, तो ऑपरेशनल प्लान के लिए यूजीसी ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए। तो कुछ जो है मैं अब डिस्कस करूंगी, और शाम के सेशन में प्रोफेसर राठौर हैं, कुछ वो डिस्कस करेंगे। सो वी हैव डिवाइडेड इट अमंग आवरसेल्व्स। मैं जिस चीज के बारे में बात करूंगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो पहला ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट आया वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आया। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू एनईपी। ये आपको नेटिविटीज बताता है कि एनईपी को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं। फिर आया नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। करिकुलम फ्रेमवर्क भी है, वो आप शाम के सेशन में डिस्कस करेंगे, और करिकुलम फ्रेमवर्क से आपकी बहुत ज्यादा फेमिलियरिटी है क्योंकि यूनिवर्सिटीज का सारा फोकस करिकुलम फ्रेमवर्क पे रहा है रादर देन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तीसरा आए हैं गाइडलाइंस फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इन हायर एजुकेशन, जिसको हम आरपीएल कह रहे हैं। आरपीएल इज येट टू कम। हम यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप इसको इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना एनईपी जो है एजुकेशन को ओपन कर रही है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। नेशनल
क्रेडिट फ्रेमवर्क बेसिकली एजुकेशन को लिबरेट करता है एंड दिस इज ए लर्नर सेंट्रिक थिंग। अब तक जितनी हमारी एजुकेशन थी एनईपी से पहले, एजुकेशन तो हो ही रही आजादी के बाद से, वो टीचर सेंट्रिक थी। सारा कुछ टीचर पे फोकस था। टीचर ने करिकुलम डिसाइड करना था, टीचर ने कॉम्पोजिशन डिसाइड करना था, बच्चा क्या पढ़ेगा वो भी टीचर डिसाइड करेगा, बच्चा कैसे पढ़ेगा वो भी टीचर डिसाइड करेगा, इवेल्यूएट कैसे करना है वो भी टीचर डिसाइड करेगा। तो लर्नर के पास कोई चॉइस नहीं। तो पहली चीज तो ये है कि जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, जो एनईपी का एक ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट है, ये एजुकेशन को लिबरेट करता है। इसीलिए हमें इतनी समस्याएं आ रही हैं क्योंकि सारा फोकस जो है वो टीचर से लर्नर की तरफ शिफ्ट हो गया है। और टीचर से आप जिसको कहते हैं ना, एक पार्टिसिपेंट है सारे एजुकेशन या लर्निंग में, जिसका एक अपना एक रोल है, लेकिन सोल फैक्टर नहीं है जो पहले सोल फैक्टर होता था। अब क्यों जरूरत पड़ी इस तरह की एजुकेशन, क्यों हमने इसको लर्नर सेंट्रिक बनाया? तो जब ग्लोबल एजुकेशन के मॉडल्स को स्टडी किया गया तो ये पाया गया था, क्या यूरोप में हो, यूएस में हो या किसी भी कंट्रीज में हो, कि वहां पर एजुकेशन थोड़ी लर्नर सेंट्रिक है। तो इसकी वजह से जो लर्नर्स हैं उनमें क्रिएटिविटी बहुत है, तो वो अपना स्टार्टअप्स ज्यादा जा रहे हैं, इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। इंडिया में वो नहीं हो रहा था। इवन द ब्राइटेस्ट माइंड फ्रॉम आईआईटीज एंड आईआईएम्स दे वर गोइंग टू यूएस और यूके, वहां के जो स्टार्टअप्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपना कुछ नहीं जनरेट हो रहा था इस तरह का सिस्टम। तो एक वो वजह थी कि एजुकेशन को लिबरेट करने की जरूरत है ताकि लर्नर थोड़ा सा इस अपने हिसाब से पढ़ सके। दूसरा क्या है, ये जो लर्निंग को रीडिफाइन करता है। अभी तक हमारा लर्निंग का कंसेप्ट ये था कि लर्निंग होता था जो टीचर ने स्टूडेंट को क्लासरूम में बता दिया वो लर्निंग है। That was okay in 70s and 80s, not later. अब तो आप जो पढ़ाते हैं साथ में स्टूडेंट अपना मोबाइल फोन खोलकर बैठ जाता है ये चेक करने के लिए कि ठीक भी बता रहा है नहीं बता रहा। पहले तो गूगल सर्च करना पड़ता था, अब वो भी जरूरत नहीं है। अब एआई आ गई है तो वो बना बनाया आंसर स्टूडेंट को दे देता है। एआई का असर इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज्यादा अभी नहीं आया है बिकॉज वी हैव नेवर बीन एन असाइनमेंट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। हमारा तो सारा मेमोरी के बेसिस पे था। पहले उसने किताब से रट लिया, वो एआई से आंसर लेके उसको रट लेगा, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। लेकिन जो दूसरे कंट्रीज की एजुकेशन थी उसने इसको हिला दिया है। वहाँ सारा असाइनमेंट बेस्ड था, तो पहले असाइनमेंट बनाने में लर्नर को मेहनत करनी पड़ती थी। अब सारी असाइनमेंट जो है उसको कोई भी एआई का मॉडल, जेमिनी है, चैटजीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, उसको दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस से अगर हमारे पास आ रहे हैं, हम तो सोच ही रहे थे कि असाइनमेंट की तरफ मूव करें, उससे पहले चैटजीपीटी आ गया तो उसने हमारा जो वो था कि हम इस तरफ जाएं उसको हिला दिया है। वी हैव टू सी समथिंग एल्स। तो ये लर्निंग को रिडिफाइन करता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि लर्निंग को कैसे डिफाइन करता है। लर्निंग को क्रेडिटाइज करता है, हर चीज का क्रेडिटाइजेशन है। तो आपका स्टूडेंट सपोज अगर आपने किसी की ड्यूटी लगाई है कि इस वर्कशॉप में बैठे वो 4-5 घंटे के लिए, उसको भी आप क्रेडिटाइज कर सकते हैं। ये कॉलेज के ऊपर है, यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो क्रेडिटाइजेशन के मॉडल्स को कैसे बनाता है। मोबिलिटी को प्रमोट करता है, क्रेडिट ट्रांसफर को प्रमोट करता है, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। पहले ना इस तरह की मोबिलिटी थी, ना इस तरह का कोई एकेडमिक ट्रांसफर था। तो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन का प्रोविजन था, लेकिन माइग्रेशन के बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे, डेफिशिएंट कोर्सेज निकाल देते थे, कुछ भी कर देते थे। अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस काउंसिल ने भी दी हैं और जो यूजीसी की भी आई है एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट तक मोबिलिटी के लिए, तो उसमें आपको सिर्फ क्रेडिट्स देखने हैं, उसने क्या पढ़ा है ये नहीं देखना है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक अगर एक रिक्रूटमेंट निकालता है कि हमें ग्रेजुएट चाहिए, तो उनको आपको बीए की डिग्री चाहिए। कोई ये थोड़ी देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी ने क्या पढ़ाया और इस यूनिवर्सिटी ने क्या पढ़ाया, लेकिन मैं वेरीफाई इट। तो अब जो है हम उस तरफ जा रहे हैं। अगर आपके पास एक दूसरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आ रहा है, आपने ये नहीं देखना है कि उसका सिलेबस खराब है या अच्छा है या उसने कोई कोर्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। क्रेडिट बेस पूरे हो रहे हैं, दैट इज गुड एनफ टू एडमिट द स्टूडेंट। बहुत स्टूडेंट है तो टेस्ट ले लो, आपकी चॉइस है आप कैसे करते हैं। एजुकेशन को इंटीग्रेट करता है, जहां पर अभी तक क्या है कि हमारा कोई क्रेडिट फ्रेमवर्क था नहीं इंडिया में। इनफैक्ट क्रेडिट सिस्टम ही नहीं था। सीबीसीएस आने से क्रेडिट सिस्टम आया, उससे पहले क्रेडिट सिस्टम था ही नहीं। तो वो क्रेडिटाइजेशन होने से क्या हो गया कि एजुकेशन का इंटीग्रेशन आसान हो गया। स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वोकेशनल एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो। एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो नई चीज आई है। तो ये 5 फीचर्स हैं जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जी चीज को एड्रेस करता है। अब पहले हम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात करेंगे, तब हम इसको कनेक्ट करेंगे क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से हायर एजुकेशन के, देन वी विल कनेक्ट इट टू द आरपीएल। सो दैट विल गिव यू अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव कि कितनी ज्यादा पावर है कॉलेज के पास, कितनी ज्यादा पावर है टीचर के पास
लर्नर को उसके हिसाब से प्रोग्राम्स या कोर्सेज दे दें।